हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से बेहद शांत शहर में। ऐसा शहर जहां जिंदगी बिना किसी हलचल के चलती रहती है। एक दिन कुछ लोग शहर से बाहर नदी के किनारे टहलने निकले। तभी उनकी नज़र किनारे पड़ी एक लावारिस नाव पर पड़ी। नाव को देखकर उनके मन में जिज्ञासा जागी, आखिर ये यहाँ कैसे पहुंची। वे जैसे ही पास गए और नाव के अंदर झांका, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नाव के भीतर एक सड़ी गली लाश पड़ी थी। हालत इतनी भयानक थी कि लग रहा था जैसे शरीर धीरे धीरे पिघल गया हो। डर के मारे उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में स्थानीय पुलिस कप्तान जॉन और फॉरेंसिक डॉक्टर कोनी मौके पर पहुंच गए। कोनी ने लाश की जांच करते ही बताया कि मामला बिल्कुल असामान्य है। शरीर में हड्डियां कहीं नहीं थीं, सिर्फ मांस बचा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बेहद सफाई और महारत से सारी हड्डियां निकाल ली हों, बिना कोई निशान छोड़े। ये लगभग नामुमकिन था। तय किया गया कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम डॉक्टर जेकब ने किया और जॉन वहीं मौजूद था। जेकब ने बताया कि लाश की हालत साफ इशारा कर रही है कि ये कोई आम हत्या नहीं है। कोई ऐसा था जिसने ये काम बहुत सोच समझ कर किया था, लेकिन क्यों और कैसे, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। जांच के दौरान उन्हें शव के अंदर एक अजीब सा कीड़ा भी मिला। जेकब ने उसे एक जार में सुरक्षित रख लिया। जॉन ने कोनी से कहा कि इसे संभाल कर रखा जाए, शायद यही इस रहस्यमयी मौत की कुंजी हो। थोड़ी देर बाद कोनी ने मृतक की पहचान कर ली। उसका नाम था डॉक्टर कूल आलम, जो 1 साल पहले इस शहर में आकर बसा था। उसकी वॉलेट और निजी सामान उसी नाव में मिले। कूल एक प्रोफेसर था जिसने सब कुछ छोड़कर जंगल के पास बनी एक झोपड़ी में अकेले रहने का फैसला किया था। कोनी के पास उस जगह के कागजात भी थे जो साबित करते थी कि वो वहीं रहता था। जॉन ने उस झोपड़ी की जांच करने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले हमारी मुलाकात होती है मैज से, जो पहले पुलिस के साथ वाइल्ड लाइफ गाइड के तौर पर काम कर चुकी थी। वो जॉन की पुरानी गर्लफ्रेंड भी थी। उनका रिश्ता इसलिए टूट गया था क्योंकि जॉन शहर छोड़ना चाहता था, जबकि मैज को जंगल और प्रकृति से बेहद लगाव था। वो वहां से जाना ही नहीं चाहती थी। हालात और भी नाजुक तब हो गए जब पता चला कि मैज जेकब की भी पुरानी गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। जॉन ने मैज को कूल की मौत के बारे में बताया और याद दिलाया कि 1 साल पहले उसने कूल को कुछ सामान जुटाने में मदद की थी। मैज को पता था कि कूल जंगल में कोई अजीब वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा था, लेकिन उसे उसकी पूरी सच्चाई कभी मालूम नहीं हुई। जॉन ने मैज से इस खतरनाक जांच में साथ चलने को कहा। थोड़ी हिचक के बाद मैज ने हां कर दी। जेकब को भी साथ जाने की इजाजत मिल गई। इस बीच जॉन ने और जानकारी इकट्ठा की और एक और डरावनी सच्चाई सामने आई। कूल की भी एक छोटी बेटी थी जो ठीक 1 साल पहले लापता हो गई थी और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन जॉन, मैज और जेकब ने अपना सामान उठाया और जंगल के अंदर उस इलाके की ओर निकल पड़े। झोंपड़ी तक पहुंचने के लिए उन्हें नाव से जाना पड़ा। रास्ते में कोनी ने जॉन से संपर्क किया और बताया कि जो कीड़ा उन्होंने शव में पाया था वो कल मर चुका था, लेकिन अब अचानक फिर से जिंदा हो गया है। उसने जॉन से पूछा कि क्या वो उसे लैब तक ले जा सकता है, लेकिन जॉन ने कहा कि वे लौटने के बाद ही कुछ तय करेंगे। कोनी ने यह भी बताया कि जब कूल की बेटी गायब हुई थी तो उसकी पत्नी लिंडा पूरी तरह टूट गई थी। उसकी मानसिक हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे 3 महीने अस्पताल में रहना पड़ा था। वो रात रात भर कूल को फोन करके अपनी बेटी के बारे में पूछती रहती थी। आखिरकार जॉन, मैज और जेकब उस झोपड़ी तक पहुंच गए जहां डॉक्टर कूल रहता था। लेकिन जो नज़ारा उनके सामने था वो किसी सुकून भरे घर का नहीं, बल्कि एक उजड़ी हुई डरावनी जगह का था, बिल्कुल किसी भूतिया मकान की तरह। मैज हैरान रह गई। उसने ये झोपड़ी 1 साल पहले देखी थी। तब ये जगह बेहद सुंदर और जिंदा लगती थी। जॉन ने मैज और जेकब से बाहर रुकने को कहा और खुद अकेले अंदर गया। वो हर कदम बहुत संभल कर रख रहा था। अचानक मैज ने घबरा कर कहा, शायद यहां कोई है। लेकिन अंदर का मंजर पूरी तरह तबाह था, टूटा फूटा, बिखरा हुआ और खामोशी ऐसी जो किसी अनहोनी का इशारा कर रही थी। घर के अंदर सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा था। साफ लग रहा था कि इस जगह पर बहुत लंबे समय से कोई नहीं आया था। जॉन ध्यान से हर कोना देख रहा था। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। छत हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे कोई चीज उसके ऊपर रेंग रही हो। उसकी नजर एक कमरे के बंद दरवाजे पर पड़ी। उसने सोचा अभी उसे खोलना ठीक नहीं होगा। वो बाहर निकला और टॉर्च लेने चला गया। काफी देर हो चुकी थी और चारों तरफ घना जंगल था।
इसलिए जॉन और जेकब ने फैसला किया कि वे उसी झोपड़ी में रात बिताएंगे, भले ही माहौल बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। जैसे जैसे वे घर की तलाशी ले रहे थे, अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। जॉन ने सबको शांत करते हुए कहा कि शायद चूहे होंगे, लेकिन बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। अचानक लाइट अपने आप झपकने लगी और पूरी झोपड़ी और भी डरावनी लगने लगी। तभी उन्हें एक दरवाज़ा मिला जो नीचे की मंजिल की ओर जाता था। वे धीरे धीरे नीचे उतरे और वहां जो देखा उसने उन्हें चौंका दिया। नीचे एक विशाल ऊर्जा स्रोत था, एक अजीब सी मशीन जो किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियल चार्जर जैसी दिख रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इसका असली मकसद क्या है, लेकिन इतना साफ था कि ये मशीन बेहद ताकतवर और खतरनाक थी। ये साफ तौर पर इस बात की पुष्टि कर रही थी कि डॉक्टर कूल यहाँ रहकर कोई रहस्यमय वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा था। जब वे रसोई की अलमारियों की जांच कर रहे थे तो उनकी नज़र मोटे तारों पर पड़ी जो ऊपर की मंजिल की ओर जा रहे थे। इसका मतलब साफ था, ऊपर किसी और कमरे में कुछ छुपा हुआ है। जॉन को याद आया वही कमरा जिसका दरवाज़ा उसने पहले बंद देखा था, लेकिन अब अजीब तरीके से वो दरवाज़ा अपने आप खुला हुआ था। जॉन ने मैज को बुलाया। तीनों धीरे धीरे उस कमरे में दाखिल हुए। अंदर का नज़ारा देखकर वे सन्न रह गए। दीवारें अजीबोगरीब चित्रों और समझ से परे चिन्हों से भरी थीं। कहीं उलझे हुए वैज्ञानिक नोट्स थे तो कहीं डरावने प्रतीक। ये सब कुछ विज्ञान और काले जादू का अजीब मिश्रण लग रहा था। कुछ चित्र इतने डरावने थे कि उन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक एक बड़ी मक्खी ने जेकब के चेहरे पर काट लिया। जेकब दर्द से चिल्ला उठा और गुस्से में आ गया। कुछ देर बाद वो खुद को संभालने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। लग रहा था कि ये सारी चीजें उस पर मानसिक रूप से गहरा असर डाल रही थी। थोड़ी देर बाद जॉन ने कोनी को कॉल करने की कोशिश की, ये जानने के लिए कि इस झोपड़ी को किसने बनाया था, लेकिन अचानक कॉल कट गई। ऊपर की मंजिल से किसी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आ रहा था। इसी दौरान जेकब और जॉन के बीच तनाव बढ़ने लगा। जेकब अब भी इस बात से परेशान था कि मैज कभी उसकी गर्लफ्रेंड थी और अब जॉन के साथ थी। इस वजह से माहौल और भी भारी हो गया। जब सोने का समय आया तो जॉन ने सुझाव दिया कि वे सब एक ही कमरे में सो जाएं, सुरक्षा के लिए, लेकिन मैज ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे उस रात थोड़ी देर अकेले रहने की जरूरत है। जेकब को तेज थकान महसूस होने लगी, शायद उस कीड़े के काटने की वजह से जो उसे पहले लगा था। उस रात किसी को भी ठीक से नींद नहीं आई। मैज ने जॉन से धीमी आवाज में कहा, इस जगह पर कुछ बहुत गलत है। मैंने जंगल में अकेले कई रातें बिताई हैं, लेकिन इस झोपड़ी का एहसास अलग है। यहां सच में कोई खतरा है। तभी ऊपर से सीढ़ियों की आवाज आई। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। जेकब की हालत और बिगड़ने लगी। वो खुद पर से नियंत्रण खोता हुआ लग रहा था। अचानक झोपड़ी के बाहर से आवाज आई। तीनों ने जल्दी जल्दी कपड़े पहने, हथियार उठाए और बाहर निकलकर देखा। बाहर का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। उनके सामने एक महिला बंदूक ताने खड़ी थी, और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि वो महिला लिंडा थी, डॉक्टर कूल की पत्नी। वो अपने लापता पति की तलाश में यहां तक पहुंच चुकी थी। जॉन ने तुरंत उसे बताया कि वे पुलिस से हैं और नदी के किनारे उन्हें कूल की लाश मिली है। जैसे ही लिंडा को समझ आया कि वे उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, उसने धीरे धीरे बंदूक नीचे कर ली। थके हुए और टूटे हुए वे सब साथ बैठ गए, और अब इस रहस्य की परतें खुलने वाली थी। जॉन उससे पूछता है कि वो इतनी दूर जंगल के बीच बनी उस झोपड़ी तक कैसे पहुंची। लिंडा बताती है कि उसने खास एजेंसी से जानकारी जुटाई थी और कल ही खुद सच्चाई देखने के लिए यहां आई थी। उसी वक्त नीचे बेसमेंट में मैच दोपहर के समय बिजली वापस लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर पड़ी एक छोटी सी गुड़िया। मैच को अजीब सा एहसास हुआ। उसने उस गुड़िया को उठाया और अपने साथ रख लिया, मानो वो किसी अहम राज से जुड़ी हो। इसी दौरान जॉन की नजर पड़ी कि जेकब कमरे में नहीं है। वो घबरा गया और उसे ढूंढने बाहर निकला। ऊपर से अजीब सी रोशनी आ रही थी और कुछ हिलता हुआ सा दिख रहा था। तीनों ऊपर की मंजिल की ओर भागे, और वहां जो उन्होंने देखा उसने उनकी रूह तक हिला दी। जेकब उस अजीब मशीन के अंदर फंसा हुआ था, वही मशीन जिसे वे पहले नीचे देख चुके थे। किसी तरह उन्होंने उसे बाहर निकाला, लेकिन जेकब बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में डर था और उसका दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। उसी पल लिंडा ने ऊपर से अपनी खोई हुई बेटी की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ सुनते ही वो पूरी तरह टूट गई। पूरा माहौल दर्द, डर और बेबसी से भर गया। जब जेकब को होश में लाने की कोशिश की गई तो जॉन ने उससे पूछा वो ऊपर क्या कर रहा था, मशीन कैसे चालू हुई। लेकिन जेकब थका हुआ था, बिखरा हुआ। उसे कुछ भी याद नहीं था।
मानो उसकी याददाश्त ही मिट गई हो। लिंडा डर के मारे कांप रही थी। जॉन उसके पास गया और उस अजीब मशीन के बारे में पूछने लगा। लिंडा ने बताया कि वो मशीन एक पार्टिकल कोलाइडर है, एक ऐसा उपकरण जो बेहद शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। उसने साफ कहा कि यह मशीन जानलेवा है। जो भी इसके बहुत पास जाएगा उसकी मौत तय है। जॉन उसे उस कमरे में ले गया जहां दीवारों पर अजीब चित्र और रहस्यमय निशान बने थे। जैसे ही लिंडा ने उन्हें देखा वो घबरा गई। उसने कहा कि वो हर 10 साल में इस तरह की चीजें देखती आई है, लेकिन ये सब इंसानों के बस का नहीं है। यहाँ कोई अंधेरी ताकत है जो सब पर हावी हो रही है। इसी दौरान जॉन को लैपटॉप पर एक पासवर्ड मिला। उसने लिंडा से मदद मांगी कि शायद वो उसे खोल सके, लेकिन तभी जॉन अब पूरी तरह से टूट चुका था। कूल अचानक गायब हो गया और हर कलमा, हर हरकत, सब कुछ शक पैदा कर रहा था। जिस तरह सब लोग गोल गोल बातें कर रहे थे, उससे जॉन का दिमाग और भड़क गया। वो खुद पर काबू नहीं रख पाया। उसने कूल पर जोरदार हमला किया, उसे जमीन पर गिरा दिया और हथकड़ी पहनाकर काबू में कर लिया ताकि वो फिर कोई हरकत न कर सके। लिंडा ने सुझाव दिया कि वे पास के एक कैंप तक जाएं, शायद वहां से कोई रास्ता या मदद मिल सके। जॉन और मैज ने बात मान ली और तीनों कैंप की तरफ निकल पड़े। कैंप में उन्हें ढेर सारा सामान और उपकरण मिले, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए उनकी रूह कांप उठी। वहां कई सड़े गले विकृत शव पड़े थे। वो मंजर इतना भयानक था कि वे एक पल भी नहीं रुके और बाहर निकल आए। मैज अब और सहन नहीं कर पाई। उसका शरीर जवाब दे गया और उसे उल्टियां होने लगी। जॉन उसके पास खड़ा हुआ, उसे संभालने की कोशिश करने लगा। तभी मैज ने कांपती आवाज में एक सच बताया। वो गर्भवती थी। उधर झोपड़ी में लिंडा अकेली थी, कूल के साथ। अब उसके दिमाग में सारी घटनाएं जुड़ने लगी थीं। कूल का अजीब व्यवहार, उसके प्रयोग, उसका पागलपन। लिंडा ने उसका लैपटॉप खोला, उस पुराने पासवर्ड से जिस नाम से कूल उसे बुलाता था, और जो उसने देखा वो नरक से कम नहीं था। वीडियो रिकॉर्डिंग्स। कूल लोगों को मशीन के अंदर डालता हुआ। हर इंसान जो अंदर गया बाहर कुछ और बनकर निकला, एक विकृत शरीर और उसके भीतर जन्म लेती एक दैवीय लेकिन क्रूर शक्ति। और फिर सबसे भयानक सच सामने आया। जिस लाश को उन्होंने शुरुआत में पाया था वो कूल का असली शरीर था। जो उनके सामने चल फिर रहा था वो मशीन से निकली उसकी विकृत कॉपी थी। और इससे भी भयानक, उसी मशीन पर किए गए प्रयोग उसकी बेटी की मौत की वजह बने थे। कूल ने खुद को कुर्बान कर दिया था एक बीमार भगवान बनने के लिए। लिंडा पूरी तरह टूट गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, कूल ने उसे कमरे में बंद कर दिया। जब जॉन और मैज लौटे, कूल फिर से गायब था। जॉन ने मैट से बाहर रुकने को कहा और खुद बंदूक लेकर अंदर गया। अंदर का नजारा उसकी रूह जमा देने वाला था। जैकब की लाश अंदर से फट चुकी थी। अचानक उसी लाश से एक भयानक जंगली प्राणी बाहर निकला और जॉन पर टूट पड़ा। वो पागलों की तरह लड़ रहा था। ठीक उसी पल मैच दौड़ती हुई आई, हाथ में पिस्तौल थी। उसने बिना सोचे गोली चलाई और उस प्राणी को ढेर कर दिया। जॉन समझ चुका था अगर मशीन नहीं नष्ट की गई तो ये दुस्वप्न कभी खत्म नहीं होगा। उसने मैच से बाहर रहने को कहा और खुद मशीन को उड़ाने की तैयारी में लग गया। पेट्रोल, केमिकल्स, जो भी मिला उससे उसने एक देसी बम तैयार किया। उसी वक्त लिंगा कमरे से भाग निकली, हाथ में फावड़ा था। उसका मकसद एक ही था, सब कुछ खत्म कर देना। लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंची उसने मशीन के अंदर अपनी बेटी को देखा, या शायद उसे ऐसा लगा। वो पल उसके लिए आखिरी था। उसने खुद पर काबू खो दिया और मशीन के अंदर चली गई। वो भी उस बुरी ताकत का शिकार बन गई। जंगल से म्यूटेंट्स निकलने लगे। वे झोपड़ी की ओर बढ़ रहे थे। बाहर मैज अकेली खड़ी थी। जो भी पास आता वो गोली मारती, लेकिन जितना गिरता उससे 10 और आ जाते। अंदर जॉन ने कूल को पकड़ा और उसे ऊपर ले गया। उसी समय लिंडा का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका था। उसे रोकने के लिए मैज को गोली चलानी पड़ी। लिंडा दर्द से चीखती हुई गिर पड़ी। ऊपर की मंजिल पर जॉन और कूल के बीच भयानक लड़ाई हुई। कूल ने जॉन की 2 उंगलियां काट ली, लेकिन जॉन ने लोहे की छड़ उठाई और कूल का सिर कुचल दिया। ऊपर पूरा घर आग में घिर गया। लपटें हर तरफ फैलने लगी। जॉन ने चिल्लाकर कहा, भागो। मैज किसी तरह बाहर निकल आई। जॉन बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार कोई ना कोई उसे खींच लेता। और फिर एक जबरदस्त धमाका। पूरा घर हिल गया, सब कुछ तबाह हो गया। जॉन वहीं मारा गया। उसने अपनी जान दे दी ताकि दुनिया इस डर से आजाद हो सके। आखिरी सीन में मैज अकेली खड़ी थी और हम देखते हैं कि बदले हुए प्राणी उसकी ओर बढ़ रहे हैं। मतलब ये दुस्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ। 8 महीने बाद मैज अपने घर में है। वो गर्भवती है। कॉनी आती है और जॉन की कुछ चीजें उसे देती है। जॉन के जाने के बाद मैज उन चीजों को जला देती है। कैमरा नीचे जाता है और दिखाता है कि उसका शरीर अंदर से सड़ चुका है। वो अब वही इंसान नहीं रही और उसके पेट में जो बच्चा है
वो भी सामान्य नहीं होगा। यही था आज का कहानी। अगर आपको फिल्म पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर भी फॉलो करें। नमस्ते।